Hi, Faith. Faith is the bird that feels the light when the dawn is still dark. Today is 24th of April 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. Rapid GK yesterday questions के answers हैं. Who's the first women chief of NASSCOM? The name is Rekha M. Menon. How many World Heritage Sites are there in India? The answer is 38. Jaipur is the most recent addition. 50 स्टेट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में और हर स्टेट का एक स्टार है जो रिप्रेजेंट होता है फ्लैग ऑफ द यूएसए में. एंजल फॉल है वेनेजुएला में. दिस इज 979 मीटर टॉल. हाईएस्ट वाटरफॉल है ये. वेटिकन सिटी स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है बाय एरिया. एंड कैस्पियन सी में रिवर वोल्गा अपना वाटर डिस्चार्ज करती है. सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चंस. आज के सवाल है, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसर? लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट है? विच बॉडी ऑर्गेनाइजेज द भारत रंग महोत्सव? भारत रंग महोत्सव. विच मुद्रा? बुद्धिज्म में लॉर्ड बुद्धा का मुद्राज होती है, जेस्चर होता है. तो विच मुद्रा इज द जेस्चर ऑफ बुद्धा एज डिपिक्टेड इन हिज फर्स्ट सरमन? और फर्स्ट सरमन किस जगह पे दिया था, ये भी आंसर. विच इज द फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? गार्डियन कौन है? हु प्रिसाइडेड ओवर द सूरत सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1907? ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. विच वेदांग इज रिलेटेड टू मैट्रिक्स? सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे. आज की वोकैबुलरी है ब्लैक मार्केटिंग, कोविड-19 रिलेटेड एसेंशियल मेडिसिन, ऑक्सीजन सिलेंडर एटसेट्रा. यहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग टर्म यूज हो रहा है. दैट इज इलीगल ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. बॉलीवार्ड का मतलब होता है एक स्ट्रीट है, वाइड स्ट्रीट या टाउन है जहाँ पर ऐसे लाइन से बहुत सारे ट्रीज, फ्लावर्स एटसेट्रा लगे हुए हैं. दैट इज दिस वाइड स्ट्रीट इन अ टाउन और सिटी, टिपिकली वन लाइन विद ट्रीज. एक्स ग्रेशिया. एक्स ग्रेशिया मतलब कुछ पेमेंट मिलेगा, बट वो पेमेंट एज अ फेवर फ्रॉम अ सेंस ऑफ मोरल ऑब्लिगेशन होता है. जैसे कई बार सर्विसमैन लाइन ऑफ ड्यूटी में दे लॉस्ट देयर लाइफ, तो एक्स ग्रेशिया पेमेंट्स होते हैं वहाँ पे. शिफ्टिंग सैंड्स. सैंड्स होती है, सैंड्स बहुत तेजी से अपनी जगह बदलती है. तो जब शिफ्टिंग सैंड्स है मतलब समथिंग चेंजेस वेरी फ्रिक्वेंटली. चीज़ बहुत वॉलेटाइल है, बहुत तेजी से सिचुएशन बदल रही है. कोविड-19 फाइट शिफ्टिंग सैंड्स. म्यूटिनी. म्यूटिनी मतलब ओपन रिबेलियन है अगेंस्ट प्रॉपर अथॉरिटी. कुछ हिस्टोरियंस हमारा 1857 जो फर्स्ट फ्रीडम दिस मूवमेंट था, इसको म्यूटिनी भी बोलते हैं. So these are some vocabulary words for today. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं, सेंटर अलॉट्स 5 kg of grains free to poor. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना. और इसमें हम एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 को भी जानेंगे. दिस इज ट्रेन हॉस्पिटल, कोविड-19 अपडेट्स, इन्फर्नल इन्फर्नोज, वेरी पेनफुल न्यूज, टू लिटिल, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. और पैंडेमिक के टाइम पे ईसीआई का क्या ड्यूटी होना चाहिए कि इलेक्शन तो ठीक है, हेल्थ एंड दूसरे क्राइटेरिया को भी वो टेक केयर करे. अराइज एंड रेजुवेनेट द थर्ड लेयर ऑफ गवर्नेंस. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक. प्रोटेस्ट है म्यांमार में. टॉकिंग पॉइंट है इंजेन्युइटी मार्स हेलीकॉप्टर, और इसमें इंडियंस का, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडियन का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है. एशिया मीटिंग है. चाइना का नेशनल सिक्योरिटी ऑफिस है. रशिया यूक्रेन बॉर्डर. एसबीआई ने कोविड वेव में जीडीपी आउटलुक पे ट्रिम कर दिए हैं नंबर. देन दिस इज वेज एंड मींस एडवांसेस जो स्टेट्स को देता है बोरोविंग फ्रॉम आरबीआई. फेयरवेल एंड वेलकम. स्पेस एक्स का ये है फैल्कन 9. प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट. दिस इज अर्थ डे, हिंदी में आज जानेंगे. इससे रिलेटेड एनवायरनमेंट रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेज. दिस इज सी सेट सॉल्यूशन एंड सम क्वेश्चंस. So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this The Hindu and this is Indian Express. Both are Delhi edition. See, ये front page है The Hindu का. This is very very painful. Reduced to ashes. ये जो हॉस्पिटल है इसमें जो फायर्स होती है ना, इसको अभी हम एडिटोरियल में भी देखते हैं. ये कुछ केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं अभी, विच इज़ नॉट एट ऑल राइट. देन ये कोविड-19 रिलेटेड न्यूज़ है. ऑक्सीजन का शॉर्टेज बना हुआ है. मीनवाइल सेंटर ने अलॉट किया 5 kg ऑफ ग्रेन्स फ्री टू पुअर. ये क्या है? ये है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना. लास्ट ईयर ये चालू हुई थी कोविड-19 की फर्स्ट वेव में.
सेकेंड वेव में भी इसको फिर से एक्सटेंड कर दिया है। मई और जून इन 2 महीने तक फूड ग्रेन्स हर किसी गरीब को 5 किलो फूड ग्रेन मिलेगा। करीब 80 करोड़ बेनिफिशियरी होंगे। ऐसा क्यों किया जा रहा है? बिकॉज कोविड-19 से हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, बहुत सारे लोगों का एम्प्लॉयमेंट चला गया है, लॉकडाउन है तो एसेंशियल सर्विसेज नहीं मिल रही है। तो जो फूड है मतलब अन्न है, अन्न मतलब फूड शॉर्टेज के कारण किसी का डेथ या ऐसा नहीं होना चाहिए। सो फॉर दैट हम ये प्रोवाइड कराएंगे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ताकि एटलीस्ट खाने के लिए फूड सिक्योरिटी सबको मिल जाए। इसका आउटले है 26,000 करोड़ रुपए। तो प्राइम मिनिस्टर ने स्टेट्स को भी बोला कि एक यूनिफाइड अप्रोच रखें इन डीलिंग विद रिसोर्स स्कार्सिटी। इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं ना, हमेशा जो रिसोर्सेज होते हैं उसकी स्कार्सिटी होती है और डिमांड ज़्यादा होती है। तो इकोनॉमिक्स यही होता है कि इस लिमिटेड रिसोर्सेज का हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें। तो सेम कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स अभी यहाँ लगाने की भी ज़रूरत है, रिसोर्स स्कार्सिटीज। क्रैकडाउन होगा होर्डिंग पे, ब्लैक मार्केटिंग में ऑफ एसेंशियल ड्रग्स एंड इंजेक्शंस। सी होर्डिंग, जमाखोरी, और जमाखोरी करने से क्या होता है, आर्टिफिशियल स्कार्सिटी बनाने की कोशिश की जाती है। फिर जब प्राइस हाई हो जाएगा तो फिर वो उसको सेल करेंगे। तो ये इलीगल है, ब्लैक मार्केटिंग है एसेंशियल ड्रग्स एंड इंजेक्शंस का, इसको स्टॉप करना है। सेम रेट्स ऑफ जैब्स की भी बात है कि जो 1 मई से जैसे वैक्सीनेशन ओपन हो रहा है तो सबको सिमिलर रेट पे प्रोवाइड करें। ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी होनी चाहिए और कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी प्लेयर्स हैं ना सोसाइटी में, गवर्नमेंट में, प्राइवेट प्लेयर में, एवरी स्टेक होल्डर, वी नीड कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स। अब इसमें जैसे ये ब्लैक मार्केटिंग हुआ ना, तो ये फिर से बहुत न्यूज़ में है, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट। मतलब जो आवश्यक वस्तु है उसका सप्लाई प्रोवाइड कराना बहुत ज़रूरी है और इसमें स्टेट इंटरवीन भी कर सकती है अगर प्राइवेट प्लेयर इसको फॉलो नहीं करे। So prepare a note on Essential Commodities Act 1955. Discuss its utility during the time of pandemic. ये बहुत हाई यील्डिंग टॉपिक है, आने वाले हर एग्जाम में ये काफ़ी रेलेवेंट है और इम्पोर्टेंट है। Essential Commodities Act 1955. So this is the first question and first topic for today. देन यहाँ पर कोविड-19 रिलेटेड न्यूज़ है। न्यूज़ आर नॉट एट ऑल गुड। हम बहुत ज़्यादा इसको ड्वेल नहीं करेंगे, पैनिक भी नहीं क्रिएट करना है। सिचुएशन इज़ ग्रिम, वी ऑल नो, बट द पॉइंट इज़ वी शुड बी ऑप्टिमिस्टिक एंड लुक फॉर सॉल्यूशन फाइंड करना है, बैटल करना है एंड विन करना है इस बैटल को। दिस इज़ बॉलीवुड एंड दिस इज़ सिटी, ग्रैपल विद ऑक्सीजन एवरीवेयर देयर इज़ मेहम, एंड दिस इज़ ट्रेन हॉस्पिटल। जैसे ये इनोवेशन है। जैसे सोल्जर्स होते हैं ना, बैटल्स में कई बार रिवर्सेस भी होता है, कई बार ऑड्स ज़्यादा है, जीतने के चांसेस कम है, पर क्या सोल्जर पैनिक करेगा? क्या सोल्जर परेशान हो जाएगा, परफॉर्मेंस बंद कर देगा? नो। इनफैक्ट वो अपना गेम और अप करने की कोशिश करेगा, वो फाइट करेगा जब तक उसके पास दिस लास्ट जान तक। सो दिस इज द एटीट्यूड, गिव अप नहीं करना है, कीप फाइटिंग। ऑल्दो कोविड इज देयर, प्रॉब्लम्स आर देयर, वी ऑल नो, बट वी शुड नॉट गिव अप, वी शुड पुट अ गुड फाइट। ट्रेन हॉस्पिटल, सी आइसोलेशन कोचेज हैं, कोविड-19 पेशेंट्स हैं भोपाल रेलवे स्टेशन में, बहुत ज़्यादा सिचुएशन यहाँ पे ग्रिम है। देन दिस इज स्लगिश क्रॉप प्रोक्योरमेंट, दिस इज गैस्प फॉर एयर, केरला, कर्नाटका। ये है इन्फर्नल इन्फर्नोस। नाउ दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। ये ऐसे लैप्सेस क्यों हो रहे हैं? पिछले कुछ टाइम से हम कंटिन्यूअसली देख रहे हैं कि फायर्स हो जाती है हॉस्पिटल में। एक तो हॉस्पिटल्स में वैसे ही बहुत कंजेस्टेड स्पेस होता है, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स भी होते हैं और ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा फायर के लिए दिस फायर फ्रेंडली है। तो ऑक्सीजन है, देन जो लोकेशन है, डिज़ाइन है, रेट्रोफिटिंग नहीं हुआ, पुराने स्टाइल के हैं, प्लस यहाँ पे पेशेंट्स हैं वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा, उनको ईजिली मूव कराना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो इन सब के कारण हॉस्पिटल फायर्स बहुत डेडली हो जाती है। ये इन्फर्नल इन्फर्नोज है। ये हॉस्पिटल फायर हुआ ऑन द राइज है पैंडेमिक में, और एरर्स हो रही है, ह्यूमन एरर्स हो रही है। ह्यूमन एरर्स तब होती है जब हम प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करते। जैसे हम बोलते हैं ना, जितना ज़्यादा स्वेट करोगे आप ट्रेनिंग में, उतना ही कम ब्लीड करोगे जब एक्चुअल वॉर होगा। दैट इज़ वाई प्रैक्टिस इज इम्पॉर्टेंट। आप आंसर्स लिख रहे हो ना, मेनी ऑफ यू थिंक कि अच्छे आंसर्स नहीं लिखते हैं या फिर क्वालिटी नहीं है, ऐसा अच्छी बात है। अभी आपको ये समझ में आ रहा है, दिस इज मैच प्रैक्टिस। जब एक्चुअल एग्जाम में लिखोगे ना, तो ये सारी कमियों को आप दूर कर लेना। दिस इज द रीजन वी डू इट एवरी डे, ताकि जो भी गलतियां हैं, जो भी क्वालिटी नहीं है, गलतियां हैं, वॉट एवर इट इज,
डू इट इन प्रैक्टिस, अभी प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि जब रियल एग्जाम होगा तब तक आपका लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। सो दिस इज द रीजन हम सेफ्टी को नहीं ध्यान रखते हैं, जो मॉक ड्रिल्स होती है उसको ध्यान नहीं रखते हैं। तो जब ऐसे एक्चुअल में पेंडेमिक केसेस आ जाते हैं तो फिर हमसे एरर होने लग जाती है। जैसे आप बिना प्रैक्टिस के एग्जाम्स में जाते हो तो सिली मिस्टेक्स होती है। सो दैट इज वाई दिस इज इम्पोर्टेंट टू प्रैक्टिस, बी प्रिपेयर्ड, डू द होमवर्क। ये स्काउज है हॉस्पिटल फायर का, फायर सेफ्टी गाइडलाइंस, स्ट्रिक्ट कॉम्प्लायंस स्ट्रेटजी होना ज़रूरी है। थर्ड पार्टी एक्रेडिटेशन होना चाहिए, मतलब कोई न्यूट्रल थर्ड पार्टी आके वहाँ पे जांच करे कि ये फायर सेफ्टी मेजर्स इन्होंने इम्प्लीमेंट किए हैं या नहीं किए हैं। ऑफिस में भी अक्सर मॉक ड्रिल्स होती है, फायर अलार्म होता है, ये ज़रूरी है, स्प्रिंकलर होता है, फायर रेस्पॉन्स प्लान होना भी ज़रूरी है। स्टाफ को ट्रेन करो कि अगर ऐसा कुछ गलत हो गया, अनटूवर्ड एक्सीडेंट हो गया फायर का, तो आपको क्या मेजर्स लेने हैं, प्रायोरिटी में क्या काम करना है। दिस इज द वे, प्रिपरेशन इसे ही बोलते हैं। सो जुडिशियल ओवरसाइट भी यहाँ पे ज़रूरी है, सिस्टमेटिक इंक्वायरी हो सच मिसहैप्स की कि गलती कहाँ पे हो रही है। ओके, नाउ कोविड-19 हैज टर्न इनटू अ कॉन्फ्लैग्रेशन। सुप्रीम कोर्ट ने अभी सुओ मोटो कॉग्निसांस भी लिया था और सेंटर और स्टेट को काफ़ी डांट लगाई है मैनी एस्पेक्ट ऑफ पैंडेमिक मैनेजमेंट में। बट यहाँ सेंटर ने ऑक्सीजन, सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन की बात किया, एसेंशियल ड्रग की बात किया, वैक्सीनेशन की बात किया, लॉकडाउन की बात किया। सुप्रीम कोर्ट को बात करना चाहिए फायर सेफ्टी का भी, बिकॉज ये भी एक बहुत बड़ा एक लूज पॉइंट बन रहा है हमारा फायर सेफ्टी। इसमें अक्सर ये फायर हैजार्ड्स हो रहे हैं एंड वी आर लूजिंग इनोसेंट लाइफ। सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जो आईसीयूज होते हैं ये इक्विप्ड होते हैं एग्जॉस्ट सिस्टम से, ये होना चाहिए। आइडियली ऑन पेपर होते हैं बट एक्चुअल में ये लोग करते नहीं है, कॉस्ट कटिंग कर लेते हैं। तो एग्जॉस्ट सिस्टम होने चाहिए टू प्रिवेंट स्मोक अक्यूमुलेशन इन अ फायर। स्मोक नहीं हो, बिकॉज धुआं होता है, धुआं से सांस लेने में दिक्कत होती है। तो जब भी फायर होती है ना, तो बहुत कम लोग होते हैं जो फायर से एक्चुअली बर्न से दिस दे डाई बिकॉज ऑफ दिस सफोकेशन। ऑक्सीजन वहां से चली जाती है, फायर यूज कर लेता है और धुएं के कारण सांस लेना बंद हो जाता है। वेंटिलेशन कटआउट्स होने चाहिए, स्टॉप अ ब्लेज फ्रॉम स्प्रेडिंग। पीरियोडिक मेंटेनेंस ज़रूरी है सेफ्टी इक्विपमेंट का, और एक इवैक्यूएशन प्लान होना चाहिए ताकि जो ज़्यादा बीमार है, अब पर्सन ऑलरेडी वेंटिलेटर में है, आईसीयू में, वो कैसे भागेगा, तो उनको पहले हमें केयर करना है। हु मे बी अटैच टू लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स, और पावर शॉर्टेज नहीं हो जाए, मतलब पावर डिलीवरी नहीं हो जाए, कट नहीं हो जाए। आईसीयू के पेशेंट्स बड़े वल्नरेबल हो जाते हैं। सो दीज थिंग्स वी नीड टू टेक केयर। एक प्रॉपर गाइडलाइन होना चाहिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। और इम्प्लीमेंटेशन का काम होता है ब्यूरोक्रेट्स का। हमारे यहाँ वर्क डिवाइडेड होता है। लेजिस्लेचर ने कानून बनाया, एग्जीक्यूटिव उस कानून का इम्प्लीमेंट करते हैं। एग्जीक्यूटिव में परमानेंट एग्जीक्यूटिव भी आते हैं और दिस पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव भी आते हैं। सो ब्यूरोक्रेसी को आप बोलते हो स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। ब्यूरोक्रेसी का काम ही यही है कि जो नियम है उसका पालन कराए, उसका इम्प्लीमेंट करे, प्रोजेक्ट्स पॉलिसीज का ऑन ग्राउंड। सो इम्प्लीमेंटेशन में भी ब्यूरोक्रेसी पे भी सवाल उठ रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी को इस बात पे भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि वो प्रिडिक्ट क्यों नहीं कर पाए ये कोविड-19 की सेकेंड वेव आ रही थी। जनवरी फरवरी में ही इन्हें सिग्नल्स देने चाहिए थे। ये इतना लैक्स एटीट्यूड क्यों हुआ, मिस्टेक्स कहाँ पे हुई। तो फिलहाल के लिए तो हमको कोविड-19 की जो वेव है इसको ओवरकम करना है, बट आफ्टर दिस ये जो भी मिसहैप हुआ, मिस हैंडलिंग हुआ, केयरलेसनेस हुआ, इसकी भी जांच होना जरूरी है। पेशेंट्स शुड बी एबल टू गो टू हॉस्पिटल विदाउट द फियर ऑफ फायर्स थ्रेटनिंग देयर लाइव्स देयर। अभी ये स्थिति हो गई है कि लोग हॉस्पिटल जाने में डर रहे हैं। सो ये चीज़ सही नहीं है। पेशेंट्स हॉस्पिटल जा सके बिना किसी डर के, थ्रेटनिंग देयर लाइव्स देयर। दिस स्टेट एंड एवरीबडी शुड मेक इट श्योर। इन्फर्नल इन्फर्नोज, पिछले कुछ टाइम से हैव अ लुक एट नोट्स, हमने इसकी गाइडलाइंस भी देखा है, एनडीएमए के क्या सजेशंस थे प्रीवियस वीडियोस में, हैव अ लुक। फायर एंड दिस हॉस्पिटल, ये डिजास्टर मैनेजमेंट में भी आ सकता है, एथिक्स में भी आ सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन में भी आ सकता है। इसका वाइड ओपन है, वाइड ओपन है। दैट इज वाई वी ट्राई टू अवॉइड कि एक टैग नहीं लगा दें कि ये केवल GS2 का ही है, ये GS1 का ही है। नो, इट इज अप टू यू। जहां मौका मिले यूटिलाइज इट, उसको मॉडिफाई करके क्वेश्चन की डिमांड एड्रेस करिए। इससे क्या होता है, आपका आंसर में बेटर क्रिएटिविटी होगी और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होगी। रियल टाइम पे आप आंसर्स प्रैक्टिकल वे में आप लिख पाओगे, और दिस इज अ प्रूवन मेथड। टू लिटिल, अब ये बात है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। टू लिटिल, ECI woke up late to the ill effects the long campaign in
बंगाल हैड ऑन पब्लिक हेल्थ। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी इंपॉर्टेंट बॉडी है। ईसीआई का काम होता है फ्री और फेयर इलेक्शन कराना, आर्टिकल 324। अब आर्टिकल 324 के अंदर ईसीआई को बहुत सारे पावर्स भी मिल जाते हैं, लाइक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट करवाएगी या फिर वो ट्रांसफर करा सकती है ऑफिशियल्स का। सो द होल आइडिया इज कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए। बट फ्री एंड फेयर इलेक्शन में तो एक हेल्थ भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, पब्लिक सेफ्टी भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, तो इस पैरामीटर को क्यों नेग्लेक्ट किया गया? कैंपेन आवर्स को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता था, रैली साइज को लिमिट किया जा सकता था, डिजिटल टूल्स यूज करें, क्यों ना डिजिटल कैंपेन ही कराएं, बिकॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम है। फोरसाइट होना बहुत ज़रूरी है और मॉनिटरिंग होना बहुत ज़रूरी है। फोरसाइट इज़ अ वेरी पावरफुल वर्ड। फोरसाइट मतलब डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में एफर्ट करना है, किस डायरेक्शन में मेहनत करना है, पॉलिसी क्या होगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी होती है एडमिनिस्ट्रेशन में। फोरसाइट होना बहुत ज़रूरी है, मॉनिटरिंग होना ज़रूरी है। दीज आर नेसेसरी थिंग। सो दीज थिंग्स ईसीआई शुड मेक श्योर कि जो जैसे बंगाल इलेक्शन में कैंपेन, लॉन्ग कैंपेन्स हुए, क्राउड गैदर हुआ, बहुत सारे फेजेस है, इतना लंबा नहीं खींचना चाहिए था, ये यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है। India's COVID crisis with difficult when difficult become worse situation is not at all good. Let's skip this article. Then arise and rejuvenate the third layer of governance. Skip मतलब यहाँ पे हमें पता ही है कि we all know situation is not good. क्या क्या करना है we all know that. Let's wait for some time. Unnecessary बहुत ज़्यादा इसको डिस्कस नहीं करते हैं। Arise and rejuvenate the third layer of governance. अब सी ये सिलेबस में भी है, that is article 40। ये ऑल दो थोड़ा इसमें पॉलिटिकल एंगल भी है, मिस्टर कमल हसन ने लिखा है अपनी पार्टी के बारे में एटसेट्रा, बट यहाँ से हम हमारे काम की चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ बात है पंचायती राज का। पॉलिटिकल एक्ट इन डिप्राइविंग पीपल ऑफ देयर राइट्स मस्ट स्टॉप। पंचायती राज इसलिए बना था ताकि ग्रास रूट डेमोक्रेसी आ सके, ग्रास रूट लेवल पे पीपल का पार्टिसिपेशन हो डिसीजन मेकिंग में, ऑनरशिप आए डिसीजन मेकिंग में, ऑनरशिप आए गवर्नेंस में। तो पॉलिटिकल एक्ट डिप्राइविंग पीपल ऑफ देयर राइट मस्ट स्टॉप। देयर नीड्स टू बी अ मूवमेंट टू स्ट्रेंथन पंचायती राज। अब पंचायती राज कोई नई चीज़ नहीं है। पंचायती राज का ऑल्दो हम पढ़ते हैं कि 1993 में कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस हो गया पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटी का, बट इंडिया में पंचायती राज बहुत पुराना है। जो चोलास थे, यहाँ पे चोलास रहते थे, चोलास वर द पायोनियर इन द फॉर्मेशन ऑफ लोकल बॉडी। और इससे पहले भी आप इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखो, वहाँ पे जो प्लानिंग थी वो ग्रास रूट लेवल पे थी, चाहे वो वाटर कंजर्वेशन हो, चाहे वीट या फिर फूड ग्रेन का स्टोर बनाना हो, या फिर ट्रेड करना हो। तो जो लोकल्स हैं ग्रास रूट पे, उनका से इज इम्पॉर्टेंट। चोलास वर पायोनियर इन द फॉर्मेशन ऑफ लोकल बॉडी, part of a well organized hierarchy to oversee the implementation of progressive plan। जैसे छोटी छोटी बातें हैं, यहाँ रोड होनी चाहिए, रोड की सफाई होनी चाहिए, यहाँ पॉन्ड होना चाहिए, ये छोटी मोटी एग्रीकल्चर या माइंस मिनरल जैसी चीज़ें, तो यहाँ लोकल गवर्नेंस हो, जो लोकल्स हैं उनको इसका अधिकार मिले। यही बात गांधी जी भी बोलते थे। आर्टिकल 40 में लिखा है, द वॉइस ऑफ द पीपल इज द वॉइस ऑफ गॉड, द वॉइस ऑफ द पंचायत इज द वॉइस ऑफ द पीपल। एक्सेलेंट लाइन, नोटेड डाउन। ये कोट है एट्रीब्यूटेड टू गांधी जी। 1884 में जब ब्रिटिशर्स थे तो उन्होंने मद्रास लोकल बोर्ड बनाया ब्रिटिशर्स ने। 1993 में फिर काफ़ी सारी कमेटी आएगी, बलवंत राय मेहता कमेटी, मेहता कमेटी, देन एट्सेट्रा, और फिर फाइनली ये कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस मिलेगा 1993 में। अब बात ये थी कि हमने नए शेड्यूल्स भी बना दिए, हर 5 साल में इलेक्शन करना है ये भी बता दिया, हायरार्की भी बता दी कि पंचायत कैसे बनेगी, हर 21 ईयर दिस वहाँ पे कैसे चुनाव होंगे, विमेन का वहाँ पे 1/3 रिप्रेजेंटेशन होगा, ग्राम सभा में एवरी एडल्ट वहाँ का मेंबर होगा, ऐसे करके हमने प्रोविजंस बना दिए। अब बात ये आती है कि इतने टाइम होने के बाद भी पंचायत राज इतना वेल एफिशिएंट वर्क क्यों नहीं कर पाया? इसके बहुत सारे रीजंस हैं। लॉफ्टी ड्रीम था गांधी जी का टू मेक ईच विलेज एक इंडिपेंडेंट इंडिया का रिपब्लिक ऑर्गेनाइजेशन। व्हाई? बिकॉज रियल इंडिया लिव्स इन विलेजेस। रीइटरेट करे ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विलेजेस, तो गांव वाले खुद ही अपने हिसाब से जो उनकी आवश्यकता है उसके हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन करें। ये फाउंडेशन होना चाहिए एंटायर कंट्री एडमिनिस्ट्रेशन का। तो मतलब ये है टॉप टू बॉटम नहीं, बॉटम अप अप्रोच होनी चाहिए, ताकि चीज़ें ज़्यादा हो, रिसोर्स यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो, गवर्नेंस पे ज़्यादा फेथ हो। जैसे हम नक्सल प्रॉब्लम भी देखते हैं, तो वाई? बिकॉज ऑफ दिस मिसिंग गवर्नेंस।
ये हर्ड हो, स्ट्रेस दिया एक्टिव पार्टिसिपेशन का, मतलब ये डिफरेंस नहीं हो कि सरकार अलग है और लोग अलग है, नहीं, ये दोनों एक ही है, लोग ही तो सरकार बना रहे हैं, ऐसा एक फील कराना जरूरी है। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन गवर्नेंस। तो रेगुलर इलेक्शंस होने चाहिए, डिवोल्यूशन ऑफ पावर, वर्क एंड फाइनेंस होना चाहिए। ये अब प्रॉब्लम है, इलेक्शंस हम रेगुलर कराते हैं बट मेनी टाइम्स डिले भी होते हैं, इरेगुलरिटी होती है। जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है पंचायती राज सिस्टम का वो बहुत पुअर है, बिकॉज पंचायत में शेड्यूल में ये लिखा था कुछ तो मैंडेटरी प्रोविजंस दो और कुछ दो दिस ऑप्शनल। जैसे स्टेट फाइनेंस कमीशन भी होता है, वो डिवोल्यूशन करता है फंड का फ्रॉम स्टेट टू दिस थर्ड टीयर। तो पंचायत के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि पंचायत के पास फाइनेंशियली वायबिलिटी बहुत कम होती है, पैसे नहीं होते हैं, बहुत सारा टैक्सेशन पावर इनके पास नहीं है, और बिना पैसे के काम होता नहीं है। तो वर्क एंड फाइनेंस इज दिस वन थिंग, ये वर्क ज़्यादा डिवॉल्व करो और फाइनेंशियली वायबल बनाओ। विमेन पार्टिसिपेशन भी कई बार नाम मात्र का होता है, कहने को तो विमेन सरपंच है बट एक्चुअली में उसका हस्बैंड या फैमिली का कोई मेंबर है, वो एक्चुअली में सारे शॉट्स ले रहा है। तो दिस इज द प्रॉब्लम, एक्चुअल पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन यहाँ पे होना जरूरी है। पीपल की वॉइस सुने। अब बिकॉज 24 अप्रैल है, ये पंचायती राज डे मनाते हैं, तो आज का सवाल है, असेसमेंट करें इंपॉर्टेंस ऑफ पंचायत सिस्टम इन इंडिया, लिखें कि ये क्यों जरूरी है। इंडिया विलेजेस में रहता है, लोकल पार्टिसिपेशन, ग्रास रूट डेमोक्रेसी, इंपॉर्टेंस क्या है, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। जैसे कोविड-19 में अब हमने डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच स्टार्ट कर दिया है, तो ये पार्ट है लोकल गवर्नमेंट का। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। कुछ स्टैटिक पार्ट लिखिए, कुछ आंसर लिखिए कि इंपॉर्टेंस क्या है, कुछ इसका क्रिटिसिज्म भी करिए, चैलेंजेस कहाँ पर आ रहे हैं, और हमेशा एक वे फॉरवर्ड देना है। और वे फॉरवर्ड जो है ना वो पॉजिटिव नोट पे देना है, कुछ सॉल्यूशन वहाँ पे बताना है, चाहे प्रॉब्लम कितनी भी ग्रिम हो, हमें पता है प्रॉब्लम है बट फाइंड अ सॉल्यूशन कि ये कैसे बेटर हो सकती है, इस नोट पे आंसर हमें यूजुअली एंड करना चाहिए। ओके, देन दिस इज रिजुवनेट गवर्नेंस। ये अगेन पॉलिटिकल न्यूज़ है। दिस इज यर्निंग नेग्लिजेंस कोविड। दिस इज एक नया ग्लेशियर ब्रेक ब्रेक हुआ उत्तराखंड में, यूएस इंडिया को स्पेयर वैक्सीनेशन का। दिस इज द टॉक्स, हमने यूएसए को HCQ दिया था, रिमेंबर, ट्रम्प HCQ। अभी अब देखते हैं यूएस क्या करता है। प्रिवेलेंस ऑफ यूके स्ट्रेन, एंड दिस इज मोडस विवेंडी, मतलब काम करने का तरीका जब दोनों फोर्सेस आमने सामने आती थी, ऑपरेशनल गाइडलाइन। बट गलवान क्राइसिस के बाद रूल्स ऑफ गेम चेंज हो गए हैं, चाइना ने उसको चेंज कर दिया है। तो शिव शंकर मेनन जी का आर्टिकल है, मोडस विवेंडी चेंज हो गया है 2020 में LSE में। AFMS ने प्रोक्योर 23 ऑक्सीजन प्लांट्स है, हर ऑक्सीजन प्लांट करीब 20-25 पेशेंट्स को डील कर सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इम्प्यूटिंग मोटिव्स, और ये ऐसे करके ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई हो रही है बाय ट्रेन। नंबर इज नॉट गुड, इस रेट से बढ़ेगा ना तो हम कितने भी मेडिकल फैसिलिटी ले आए हम ओवरवेलम हो जाएंगे, इसको रोकना जरूरी है। इमरजेंसी यूज नोड फॉर वेराफेन, एक एंटीवायरल ड्रग है मॉडरेट इन्फेक्शन के लिए। ऑक्सीजन सप्लाई हो, कोविशील्ड प्रोटेक्ट करती है डबल म्यूटेंट से। देन दिस इज इंस्टा पिक, ये बड़े फेमस मैंगो, एक बार प्रीलिम्स में आया था मैंगो, ये कहाँ के फेमस है इस टाइप से। तो ये जो मैंगो है वो है केसर और अल्फोंसो, केसर मैंगो और अल्फोंसो, महाराष्ट्र, केसर एंड अल्फोंसो मैंगो शॉर्ट्स। ये है टॉकिंग पॉइंट, ये है हेलीकॉप्टर, दिस इज हेलीकॉप्टर जिसने फ्लाई किया मार्स की सरफेस में। दिस इज मार्स, रेड प्लैनेट बोलते हैं इसे, मार्स। मार्स में जो ग्रेविटी है वो अर्थ की ग्रेविटी से 1/3 है। अर्थ की ग्रेविटी का नंबर कितना है, आंसर। सो मार्स में ग्रेविटी कम है। ग्रेविटी क्या होती है, फोर्स है जो अर्थ सरफेस में या प्लैनेट की सरफेस में टुवर्ड्स बॉटम ऐसे पुल करती है, तो नीचे की तरफ ऐसे ग्रेविटी लगती है। फिजिक्स में हम पढ़ते थे ना फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाना, तो ऐसे करके ग्रेविटी नीचे लगती है, बट ग्रेविटी का यहाँ पे वैल्यू कम है, तो दूसरे प्लैनेट में ऐसे एक हेलीकॉप्टर मूव कराना, इट्स अ बिग फीट। ये रोवर है, ये हेलीकॉप्टर है। फर्स्ट कंट्रोल्ड पावर फ्लाइट है अनदर प्लैनेट में, 10 फीट की इसने हाइट किया, और दिस इज रियली गुड। और इसमें एक इंडियन है, इंडियन ओरिजिन के हैं, जे बॉब बलराम, IIT मद्रास एलुमनस है, ये प्रोजेक्ट चीफ इंजीनियर है नासा में, इनका कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है। Then this is Kiss and Tail, pick of the week, the new Sari Pale pitch. I know I'm not boring. Taking India to the Oscars, food in times of crisis. Good food, yummy food. Then this is protest in Myanmar ahead of Asian meet. म्यांमार में कू हो गया, मिलिट्री डिक्टेटरशिप,
तो म्यांमार में जो कू हुआ है उसके कारण, बिकॉज म्यांमार इज अ पार्ट ऑफ एशियन, एशियन मीट में एशियन कंट्रीज प्रेशराइज करेंगी अब इसे कि यहाँ डेमोक्रेसी रीस्टोर हो। लेट अस सी। चाइना का नेशनल सिक्योरिटी ऑफिस ओपन है, परमानेंट बेस हांगकांग में। हांगकांग हांगकांग पहले ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट था। मैंने वर्ल्ड वॉर वन के कुछ पीडीएफ्स देखे हैं, गो थ्रू इट, ये इंपॉर्टेंट है। हांगकांग और वर्ल्ड वॉर और टू के बाद, वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो प्रेजेंट डे वर्ल्ड का मैप बना है वो भी इंपॉर्टेंट है। रिड्रॉवल ऑफ लाइंस कैसे हुआ, डीकोलोनाइजेशन कैसे हुआ। तो इधर ये चाइना में जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस था, हांगकांग एक बेस था ब्रिटिशर्स का, फिर ब्रिटिशर्स ने इसको हैंड ओवर कर दिया चाइना को। चाइना अब यहाँ पे इस कंडीशन पे हैंड ओवर किया था कि हांगकांग में डेमोक्रेसी बनी रहनी चाहिए, बट चाइना इस डेमोक्रेसी को थ्वाट करने की कोशिश करता है। दिस इज द थिंग, और इसी के कारण यहाँ प्रोटेस्ट होते हैं। सिमिलरली ताइवान है, ताइवान का स्टोरी ये है कि ये जैसे सिविल वॉर हुआ था तो कम्युनिस्ट रह गए हैं चाइना में, मेनलैंड चाइना में, और जो दूसरे थे डेमोक्रेट वगैरह वो चले गए कुओमिंटांग पार्टी ताइवान में। तो ये ताइवान की स्टोरी है। तो दो है, एक है ताइवान, एक है हांगकांग, हांगकांग एंड ताइवान। Then this is Israel police arrest dozens after clashes, terror. Russia starts pulling back troops from Ukraine border. Ukraine border 2014 में भी ये यूक्रेन काफी ज्यादा इशू था। क्रीमियन क्राइसिस था उस टाइम पे। ये क्रीमिया का दिस एनेक्स कर लिया था यूएसएसआर ने। यूएसएसआर का भी अगेन रूट्स कहाँ पर है, वर्ल्ड वॉर टू में। तो आज जो भी प्रॉब्लम्स हमें दिखती है ना उसका रूट्स होते हैं हिस्ट्री में। इसलिए हिस्ट्री पढ़ना ज़रूरी होता है। अगर हमें हिस्ट्री पता होती है ना तो हम प्रेजेंट डे ऐसा है तो क्यों है ये समझ में आता है हमें। दैट इज़ वाई हिस्ट्री इज़ इम्पोर्टेंट। तो ये जो यूक्रेन वगैरह है, पहले ये बड़ा यूएसएसआर था, फिर डिसइंटीग्रेशन हो गया, अभी फिर इनमें ऐसी कुछ फाइट्स चलती है। यूक्रेन टिल्ट हो रहा है नाटो की तरफ, यूरोप की तरफ, तो रशिया इनसिक्योर फील करता है और इसलिए यहाँ पे क्लैशेस आते हैं। जापान होस्ट करेगा जॉइंट ड्रिल विद यूएस एंड फ्रांस। अगेन जापान और यूएसए का क्लोज टाइज क्यों हुआ? जापान तो वॉर फाइट किया था यूएसए के साथ, पर्ल हार्बर हुआ था, बट फिर यूएसए ने यहाँ पे बॉम्ब्स गिरा दिए, हिरोशिमा नागासाकी न्यूक्लियर बॉम्ब्स, और उसके बाद फिर यूएसए ने ये भी रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि अब वो बिल्ड बैक करेंगे दिस जापान को। तो जापान का फिर जो ग्रोथ हुआ, ये सब हुआ, वो फिर यूएसए के काफ़ी ज़्यादा इस अंडर पे हुआ है। यूएसए इसको मिलिट्री सिक्योरिटी भी प्रोवाइड किया है। अब जो नए अभी लास्ट प्राइम मिनिस्टर जो थे शिंजो आबे, इन्होंने काफ़ी कोशिश किया कि फिर से मिलिट्री स्ट्रेंथ जापान की राइज हो, बिकॉज जापान भी एक टाइम पे इम्पीरियलिस्ट कंट्री रहा है। चाइना पे बहुत एट्रोसिटीज़ की है जापान ने। सो दिस इज़ द हिस्ट्री। व्हाट आई मीन टू से कि एक फेयर आइडिया होना चाहिए हिस्ट्री का भी, ज्योग्राफी का भी, पॉलिटी का भी, इकोनॉमिक्स का भी, एवरीवेयर। दिस इज द एसेंस ऑफ दिस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में ना एक जनरलिस्ट लोग जो होते हैं ना वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। जनरलिस्ट मतलब एक फेयर डिग्री ऑफ आइडिया है वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स में। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप ब्लैंक हो जाओगे कि आपको पता ही नहीं है वो क्या है, ऐसा नहीं। ये भी नहीं करना है कि हम एकदम सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स बन गए। वी शुड हैव अ लाइक फेयर आइडिया ऑफ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स, और इन सब सब्जेक्ट्स का हमें इंटीग्रेशन करना है। एक वर्ड हमने पढ़ा था ना, पॉलीमैथ, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स का नॉलेज है। तो इससे क्या होता है, डिसीजन मेकिंग होती है। जैसे आप देखो आईएएस जो होते हैं ये लोग भी वाइड रेंज में, एविएशन में होता है, साइंस में होता है, इनकी हर जगह ड्यूटी लग सकती है। तो दैट इज वाई दिस इज द एसेंस, एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जापान है। व्हाट आई मीन टू से, वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स में एक फेयर डिग्री ऑफ नॉलेज होना जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी टॉपिक पे आप ब्लैंक हो जाओ। जस्ट फ्रेनेटिक सर्च फॉर सबमरीन एज इट्स ऑक्सीजन रिजर्व इज डिप्लीटिंग। अगेन इंडोनेशिया के पास वैसे ही बहुत कम सबमरीन है, ये काफ़ी आउटडेटेड भी हो गई थी, अभी ये डूब गई है। अब इसको ढूंढने का प्रयास जारी है। एसबीआई ने ट्रिम किया जीडीपी आउटलुक ऑन कोविड वेव। अब सी हमने इतनी सारी थ्योरीज पढ़ी, जीडीपी ये होगा वो होगा, सब बैक टू जीरो जंक। सो दैट इज वाई इकोनॉमी में अभी खुद गवर्नर साहब को ही नहीं पता क्या चल रहा है, बिकॉज स्थिति ही ऐसी है। कोविड-19 नोबडी नोज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो द पॉइंट इज वी शुड फोकस ऑन बेसिक्स। बेसिक्स अभी बस प्ले करते हैं, बड़ा सेफ स्ट्रैटेजी है और इज रिवॉर्डिंग स्ट्रैटेजी है। बेसिक्स, एसबीआई ट्रिम्स जीडीपी आउटलुक ऑन कोविड वेव। आरबीआई इंटेंट है टू की टू कर्व फर्दर रुपी वीकन्स, लेट अस सी। वेज एंड मीन्स एडवांस जो थे उसको बढ़ा दिया है क्रेडिट टू सितंबर। अब ये क्या होता है, कई बार मिसमैच हो जाता है। मिसमैच हो जाता है मतलब
कि जो पैसे हैं वो कम हो रहे हैं, तो तुरंत कुछ पैसे बोरो करने हैं आरबीआई से, उसको बोलते हैं वेज एंड मीन्स एडवांस। पैसे किसके कम है? स्टेट या सेंटर के पास। तो वेज एंड मीन्स एडवांस स्कीम थी, 1997 में आई थी। ये डिजाइन है टू मीट टेम्पररी मिसमैच। खर्चा ज्यादा हो गया, पैसे हैं नहीं, तो तुरंत आरबीआई से बोरो कर लो। रिसीट एंड पेमेंट ऑफ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो ये होता है वेज एंड मीन्स एडवांस लिया है। जो डब्ल्यू है, आरबीआई एक्सटेंड करता है शॉर्ट टर्म एडवांस प्री अनाउंस्ड हाफ ईयरली लिमिट पे, जो 3 महीने के अंदर फिर वापस आप उसे पे कर देना। तो शॉर्ट बोरोविंग है, लोन है ये, जो सेंटर और स्टेट लेते हैं आरबीआई से। इंटरेस्ट रेट जो होती है इज करंटली चार्ज एट द रेपो रेट, ये चेंज होती रहती है। देन दिस इज 75% लिमिट यूटिलाइज बाय गवर्नमेंट, ये नंबर भी चेंज होते हैं। जैसे अभी कोविड-19 हुआ था तो डब्ल्यू के जो नंबर थे, परसेंटेज थे, वो इंक्रीज कर दिए गए थे। सो द पॉइंट इज वी शुड नो व्हाट इज वेज एंड मीन्स एडवांस। शॉर्ट टर्म फंड शॉर्टेज हुआ सेंटर और स्टेट के पास, तो आरबीआई से हाफ ईयरली उन्होंने पैसे ले लिए, आरबीआई पैसे दे देगा, 90 दिन के अंदर वो पैसे वापस करने। इंटरेस्ट जो होगा वो यूजुअली रेपो रेट पे होगा। दिस इज वेज एंड मीन्स एडवांस। अब ये जरूरी क्यों है? बिकॉज इंडिया फाइट्स कोरोना। कोविड-19 हुआ, फाइनेंशियल स्ट्रेस आया, तो रेपो रेट रिड्यूस बाय 25 बेसिस पॉइंट, लोन लेना आसान कर दिया। स्टेट्स के पास फाइनेंशियल डिप्रिविएशन हुआ, तीन इनके ट्रिपल वैमी हो गई। एक तो इकोनॉमिक लॉकडाउन, फिर हेल्थ केयर पे खर्चा बढ़ गया, जीएसटी का भी कंपनसेशन नहीं आ रहा था। तो पैसे की जो कमी थी उसको पूरा करने के लिए आरबीआई पैसे देगा और उसको बोलेंगे वेज एंड मीन्स एडवांस। ये लिमिट बढ़ा दी थी, 30 से 60% कर दी थी लेटेस्ट कोविड-19 के बैकड्रॉप में। तो दिस इज द थिंग, सो दैट स्टेट्स के पास लिक्विडिटी बनी रहे। दिस इज वेज एंड मीन्स एडवांस। अब फिर कोविड सिचुएशन है तो इसको और ज़्यादा रिलैक्स कर दिया जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग यूएस इकोनॉमी का हाईलाइट है, बूम हो रहा है, और आईआरडीए आई है। देन दिस इज आईपीएल इज गोइंग ऑन, और ये है दिस इज टेनिस। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। इतना प्रैक्टिस करना है ना कि चीज़ें सिली मिस्टेक्स नहीं होगी। जैसे 2+2 क्या होता है आप तुरंत बताओगे 4 है। ऐसे ही आप अगर मल्टीपल रिवाइज करोगे ना, अपने जो नोट्स बनाए हैं, स्टैंडर्ड बुक्स है, बार बार पढ़िए, चीज़ें ना रट जाएगी। और जब चीज़ें इतने अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगी ना, तो लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगा, आप फटाफट स्पीड में लिखोगे। वरना कई बार क्या होता है, हमें पता है बट वो चीज़ नाम क्लिक नहीं हो रहा है, हम 1 मिनट उसको सोचने में लगा देंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो दैट इज़ वाई रिवीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीरम इंस्टीट्यूट का यहाँ पे दिस क्रिटिसिज्म हो रहा है कोविशील्ड का प्राइसिंग, अमेकस सेकेंड सर्ज, ये एयरलिफ्ट है। सी ऐसे करके एयरलिफ्ट हो रहा है ऑक्सीजन ट्रक्स का। C-17 ग्लोब मास्टर। वैक्सीन इक्विटी इंपॉर्टेंट है। फेयरवेल एंड वेलकम, सीजीआई इज गोइंग और न्यू सीजीआई विल कम। चैलेंजेस जो हैं न्यू सीजीआई को, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने वाले हैं। कोविड-19 क्राइसिस भी है, और पिछले कुछ टाइम पे जैसे जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव वॉर फुटिंग पे आ गए थे, दोनों लॉगर हेड्स पे थे। लेट अस सी अब न्यू सीजीआई कैसे रीस्टोर करेंगे इन सारी चीज़ों को। कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में सुप्रीम होता है। इकोनॉमी अलर्ट है, कोविड-19 का इम्पैक्ट क्या होगा। द अननोन सोल्जर, वर्ल्ड वॉर 2 और इसमें इंडियंस ने बहुत ज़्यादा फाइट किया था। ये हमारी लड़ाई भी नहीं थी, बट ब्रिटिशर्स की लड़ाई हमने लड़ी। अब ब्रिटिशर्स हमें रिकॉग्नाइज भी नहीं कर रहे। द अननोन सोल्जर। देन स्लिपिंग ऑन फास्ट ट्रैक, फेथ पावर एंड द स्टेट, अ कोर्ट इन क्राइसिस। सीजीआई है, इनका पास बहुत सारा काम है, वापस जो इंस्टीट्यूशन है उसको स्ट्रांग बनाना, लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर करना, ये आर्ग्यूमेंट है। कोपिंग विद कोविड एंड दिस इज लेटिंग डाउन लिबर्टी, क्लाइमेट चेंज ग्लोबल, दिस जो बाइडेन इज वेरी स्ट्रिक्ट। स्पेस एक्स फैल्कन 9 रॉकेट हुआ, ये केप कैनावरल फ्लोरिडा से। दिस इज स्पेस एक्स रॉकेट। आईएसएस पढ़ा था कुछ दिन पहले हमने, इंटरनेशनल स्पेस दिस सेंटर। देन दिस इज स्पेस एक्स है। पुतिन, रशिया अपना रॉसकॉस्मॉस, अपना खुद का स्पेस सेंटर बनाने की कोशिश कर रहा है। इन्फेक्शन आफ्टर वैक्सीनेशन, वायरस एंटीबॉडीज, देन नाइट्रिक ऑक्साइड थ्योरीज हैं। एग्री रिफॉर्म्स आर ज़रूरी। ग्लोबल दिस वीसी फंडिंग। सो दिस इज द इंडियन एक्सप्रेस। ओके, इंडियन एक्सप्रेस मोस्टली कोविड-19 रिलेटेड न्यूज़ है। अब कल हमने देखा था 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पर्यावरण के प्रति सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना
लोगों को इसके संरक्षण के लिए प्रेरित करना। 2021 की थीम थी रीस्टोर अवर अर्थ, रीस्टोर अवर अर्थ, रीस्टोर। जो पारिस्थितिक तंत्र है, इकोसिस्टम है, इसको वापस हम नॉर्मलाइज करें, प्राकृतिक प्रक्रियाओं, हरित प्रौद्योगिकी, नई सोच पर हम जोर दें। तो दिस इज अर्थ डे। पहली बार 1970 में आया था। अमेरिकन सेनेटर गैलॉर्ड नेल्सन ने ये आइडिया दिया था क्योंकि फॉरेस्ट का लॉसेस हो रहा था, एनवायरनमेंट डैमेज हो रहा था। 1969 में सेंटा बारबरा तेल रिसाव की घटना के बाद स्मॉग और प्रदूषित नदियां जैसी चीजें आई थी, तो हमने रियलाइज किया अर्थ को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, कंजर्व करना जरूरी है। 2009 में 22 अप्रैल को इंटरनेशनल मदर अर्थ डे के रूप में मनाने की घोषणा हुई। अब पृथ्वी दिवस के विषय में बात करें तो earthday.org है। ये एक वैश्विक स्तर पर एनजीओ है। पहले अर्थ डे नेटवर्क के रूप में जाना जाता है। लोगों और पृथ्वी में परिवर्तनकारी बदलाव लाने हेतु विश्व के सबसे बड़े पर्यावरण आंदोलन का निर्माण करना, ये इसका मैंडेट है। हम जब इकोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें ये 1992 का रियो डिक्लेरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। यहाँ से हमने एक्टिवली स्टार्ट कर दिया कि प्रकृति और पृथ्वी में हमें एक सद्भाव लाना पड़ेगा। मानवता की वर्तमान और भावी पीढ़ियों की आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय आवश्यकताओं के बीच संतुलन स्थापित किया जाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लाइक हमें सेल्फिश नहीं होना है कि हम सोचें कि हमारे जनरेशन में, हमारी लाइफ टाइम के लिए तो सफिशिएंट मैटर है तो लेट्स कंज्यूम इट। नो, what would happen to our children, what would happen to our future, we need to take care of them, उनका भी ध्यान रखना है। that is why sustainable होना जरूरी है। 2016 में हमने पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किए और 22 अप्रैल को ऐसा हमने अर्थ डे मनाना चालू कर दिया, अर्थ डे। कुछ और दिन भी इंपॉर्टेंट है, कई बार वन लाइनर एमसीक्यू सीधे सीधे आ जाते हैं। 22 मार्च है विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल है पृथ्वी दिवस, 22 मई है अंतरराष्ट्रीय जैव बायोडाइवर्सिटी डे, 5 जून है विश्व पर्यावरण दिवस और अर्थ ओवरशूट डे। इसका मीनिंग बताओ आप। अर्थ ओवरशूट डे का मतलब है, ओवरशूट मतलब ये आपने एक लाइन बनाया था, इसको आपने ओवरशूट कर दिया, क्रॉस कर दिया। पूरे साल भर में जितना अपन को इमेजिन करना था वो अपन ने से 6 महीने में ही कर लिया, 7 महीने में। एक्सप्लेन दिस टर्म अर्थ ओवरशूट डे। फिर अर्थ आवर होता है, कुछ ही दिन पहले ये भी हमने देखा था। 1 घंटे के लिए हम लाइट ऑफ करते हैं ताकि लोगों में अवेयरनेस आए। ओके, सो ये सब कुछ डेट्स हैं, डेटा है, इंपॉर्टेंट है। आंसर लिखे ना तो बीच बीच में जहां मौका मिले इसको आप तुरंत लिख दो। ये ना आप क्रिएटिविटी लाओ, स्पॉन्टेनिटी लाओ, बिकॉज आप कितना भी पढ़ लो, एग्जाम जो रियल एग्जाम होता है ना, वहाँ सरप्राइजेस आते हैं, कुछ रैंडम क्वेश्चंस आएंगे। तो वहाँ ना बातें बनाना आना चाहिए कि आपके पास बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, इनको जोड़ तोड़ के आपको एक अच्छा सा आंसर प्रिपेयर कर लो। ये जो ट्रिक होती है ना, ये बड़ा अच्छा होता है। दिस इज द प्राइमरी रीजन जीएस में मेरे हमेशा टॉपर्स मार्क्स आए, बिकॉज आप स्पॉन्टेनियसली वहाँ पे सोचो कैसे चार्ट बना दें, कौन सा डेटा यूज करें, क्रिएटिवली होके। दिस रियली वर्क्स। अब ये सी सेट है, मैन 5 है, ट्रेन x है। ट्रेन की स्पीड हम ज़्यादा अज्यूम कर रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड होगी x-5। अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होते तो x+5। अब सिंपल है, x-5 ये टोटल डिस्टेंस हुआ। मैन बस है तो टोटल हमने 125 ही लिया बिकॉज ट्रेन की लेंथ है। मैन का विड्थ हम कैलकुलेट ऐसे नहीं करेंगे, केवल 125 मीटर ट्रेन का मानेंगे। प्लेटफॉर्म होता तो प्लेटफॉर्म का भी विड्थ जो था उसको ऐड कर देते, बट मैन है या पोल है तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देते। 125 मीटर अपॉन 10 तो 45 किलोमीटर पर आवर आ गया। ये आया रिलेटिव तो x हो गया 50। सिंपल। स्पीड ऑफ टू ट्रेन x एंड y है। लेंथ पहली ट्रेन की 27x हो गई, लेंथ ऑफ सेकेंड ट्रेन 27y, बिकॉज टाइम इतना इतना दिया हुआ है। अब हमें लेंथ मतलब अब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेगी तो टोटल इतना लेंथ ट्रेवल करना है और रिलेटिव स्पीड इनकी कितनी हो गई, ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहे थे तो प्लस करना है, x+y रिलेटिव स्पीड, टोटल डिस्टेंस 27x 27y, इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो टाइम हो गया दिस अपॉन दिस 23। तो x:y क्या हो जाएगा, 3:2, और हमें रेशियो ही फाइंड करना है। थर्ड है स्पीड फाइंड करेंगे। जब भी ऐसे उसको मीटर पर सेकंड में करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे किलोमीटर पर आवर था। कुछ नहीं है, किलोमीटर मतलब 1000, आर को मिनट में करो, 60 × 60, आप ऐसे भी देख सकते हो, तो ये आ जाता है 5/18। अब लेंथ ऑफ द ट्रेन कितना हुआ, 15 × 20 300 मीटर,
लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म x है। अब यहाँ मैन होता तो हम कैलकुलेट नहीं करते उसे, बिकॉज मैन का विड्थ हम मान नहीं रहे, पोल का विड्थ मान नहीं रहे, बट ये प्लेटफॉर्म है तो इसको ऐड करेंगे। तो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म अपॉन दिस 36, तो x इज इक्वल टू 240। आज का सवाल है, एक बैट्समैन है, उसने 110 रन बनाए, 3 बाउंड्री है, 8 छक्के हैं। What % ऑफ हिज टोटल स्कोर डिड ही मेक बाय रनिंग बिटवीन द विकेट? रनिंग बिटवीन द विकेट कितना है उसका आंसर, परसेंटेज। 2 स्टूडेंट्स हैं, अपीयर्ड हुए एग्जाम में, एक ने सिक्योर किया 9 मार्क्स मोर देन द अदर, और उसके मार्क्स थे 56% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स। अगेन दो हमें इक्वेशन मिल गई, डेटा मिल गया, फाइन। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम आर, कितने कितने उनके नंबर हैं। थर्ड, अ फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स, उसने सेल किए 40% एप्पल्स, उसके बाद भी उसके पास 420 एप्पल बचे, मतलब 60% दिस। ओरिजिनली उसके पास कितने एप्पल होंगे आंसर। सो दीज आर 3 क्वेश्चंस फॉर टुडे। You solve these questions every day, do it for some time, you will see the difference. Okay, CSAT। अब ये है कल के सवाल। पृथ्वी दिवस, स्पेस एक्स, दिस इज वेज एंड मीन्स एडवांसेस, एशियन टॉकिंग पॉइंट, गवर्नेंस, एंड दिस इज अबाउट इन्फर्नल इन्फर्नोज। ये दोनों सवाल हमें देखने हैं, एक तो पंचायत पे और दूसरा हमें एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में। So this is 24th of April 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.